गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हम अपने क्लास 12 की यूनिट 3 जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके हम टॉपिक्स देख लेते हैं जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। इसमें पहला टॉपिक है सेल एवं बैटरी, सेकंड है सेल के प्रकार, थर्ड है वैद्युत रासायनिक सेल, नेक्स्ट सॉल्ट ब्रिज जिसे हम लवण सेतु बोलते हैं, नेक्स्ट है संकेत पद्धति, अगला है सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव, नेक्स्ट मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव का मापन, नेक्स्ट है मानक वेस्टर्न सेल, नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल का मापन, नेक्स्ट विद्युत वाहक बल एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध, नेक्स्ट है नस्ट समीकरण, नेक्स्ट है हमारा धात्विक एवं वैद्युत अपघटनी चालक, नेक्स्ट वैद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण, अगला है वैद्युत अपघटनी सेल, नेक्स्ट है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, अगला है चालकत्व, चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, नेक्स्ट टॉपिक इज कोलराउस का समीकरण, नेक्स्ट ऑनसेगर समीकरण, अगला है कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, अगला है ईंधन सेल, अगला है सेल एवं बैटरियाँ। मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे सिलेबस में सेल्स हैं और बैटरीज़ हैं वो हमें पढ़नी है। ठीक है, देखिए हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। तो हमने केमिस्ट्री तो हम लोग जानते हैं और ये हमारा नया टॉपिक है, हमने कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसको पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअल में क्या होता है, ये विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम ऐसी केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो या तो, ठीक है, या फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो या फिर विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो, उनका हम अध्ययन करते हैं। इसमें यह है। अब इसमें डेफिनेशन में एक बार देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं से वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं विद्युत ऊर्जा के व्यय से स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। देखिए, हमने 11th पे पढ़ा है कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि अपने आप हो जाती हैं, उन्हें हम स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो कि अपने आप नहीं होती, ठीक है, उनको कराने के लिए हमें बाहर से क्या है एनर्जी देनी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है, उन्हें हम स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसी रिएक्शन है जो कि वैसे नहीं होती हैं, अगर हम उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दें, ठीक है, तो वो संपन्न हो जाएं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमने विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन होगी। एक रिएक्शन इसमें होंगी जो खुद ही होती है यानी स्वतः प्रवर्तित यानी अपने आप हो रही हैं, ठीक है, और उनकी जो रासायनिक ऊर्जा है ना उससे विद्युत ऊर्जा अगर उत्पन्न हो, ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन जो हैं हमारी वैद्युत रसायन में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल। देखिए, सेल क्या होता है। सेल वैद्युत रासायनिक युक्तियाँ होती हैं जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि इस कन्वर्जन को, ठीक है, करती हैं उन्हें हम सेल्स कहते हैं। अब बैटरीज़ क्या होती हैं। बैटरीज़ ये होती हैं कि बहुत सारे सेल्स को अगर हम श्रेणी क्रम में लगा दें तो हमारी बैटरी बनती है। हमने बैटरी देखी हैं, वो बैटरीज़ ही हैं। अब देखो, सेल्स जो हैं उनके प्रकार होते हैं, हम देखते हैं। पहला है वैद्युत रासायनिक सेल, नेक्स्ट है वैद्युत अपघटनी सेल, नेक्स्ट है ईंधन सेल। ठीक है, पहला है वैद्युत रासायनिक सेल। देखिए, ये क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में में परिवर्तित करते हैं। अब इसका आपको किसी एक को याद करना है, जैसे वैद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है, इसका आपको याद कर लेना है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल जो होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और ईंधन सेल नेक्स्ट है, नीचे है, हम उन्हें पढ़ेंगे।
अब देखिए, किसी भी सेल को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हमें क्या है, ये सेल का बेसिक समझना होगा दोनों का, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ नहीं सकते हैं। देखिए, वैद्युत रासायनिक सेल का पहले आप चित्र देखिए। आपके सामने एक वैद्युत रासायनिक सेल बना हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए, आपने एनोड और कैथोड पहले सुने हुए हैं 11th क्लास में, एनोड और कैथोड, ठीक है। आपको इन दोनों को, आपको ये दोनों जो है वो सेम लग रहे होंगे। वैद्युत रासायनिक सेल को देखिए और वैद्युत अपघटनी सेल को देखिए, ठीक है, लगभग सेम है। दोनों में जो ये रॉड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जो देखिए आपको ये रॉड दिखाई दे रही है ना, जिसमें माइनस और प्लस लगा हुआ है, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। सबसे पहले हम वैद्युत रासायनिक सेल को देखते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको पहले ये ट्रिक याद करनी चाहिए। इसका ट्रिक है एलोन, ALON। ए फॉर एनोड, एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, एन फॉर नेगेटिव चार्ज्ड, ठीक है। यानी एनोड जो होता है, इसमें आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ही है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसका चार्ज कौन सा है, इसका चार्ज है नेगेटिव चार्ज। कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ओके। तो आपका कैथोड क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए कैथोड, उस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। वो लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड है, उस पर ऑक्सीकरण हो रहा था, इस पर अपचयन हो रहा है। तो आपको ये ट्रिक है, ये याद करनी है। एलोन को याद करना है, एलोन, ए फॉर एनोड, एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड बनाना है, ओ फॉर इस पर ऑक्सीडेशन करना है, एन फॉर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ओके। देखिए आप इसको, ये कंटेनर है ना। कंटेनर में क्या है, आपको बीच में ये डिवाइडेशन दिख रहा है, और इसके जो डिवाइडेशन है इसको लिंक करने के लिए लवण सेतु लगा हुआ है, ठीक है। और आपको एनोड है ये लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड है राइट हैंड साइड में है, ओके। और इसमें एनोड जो है वो आप जिंक की बनी हुई है, जिंक छड़ लिखा हुआ है, और हमारी कैथोड जो है वो कॉपर की बनी हुई है, इसमें कॉपर छड़ लिखा हुआ है। आप देख रहे हो कि ये एनोड जो है उससे जिंक जो है सॉल्यूशन में जा रहा है Zn+2 के फॉर्म में, और कॉपर है, कॉपर जो छड़ है उससे कॉपर जो है वो कॉपर+2 के रूप में सॉल्यूशन में जा रहा है। और देखिए इसमें हमें दो सॉल्यूशन भी दिखाई दे रहे हैं। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का कंटेनर है, जो पार्ट है, उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और जो हमारा राइट हैंड साइड का पार्ट है उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस प्रकार ये वैद्युत रासायनिक सेल का चित्र आपको कॉपी में ड्रॉ करना है, समझना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपका वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, एलोन, ALON, ए फॉर एनोड, एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, एन फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एनोड लेफ्ट हैंड साइड मैंने बना दिया, कैथोड राइट हैंड साइड, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एनोड जो है वो जिंक का बना हुआ है, कैथोड जो है वो कॉपर का बना हुआ है, और कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। जिंक जो है, जिंक छड़ जो है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में है, कॉपर छड़ जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है, ठीक है। अब हमारा जो अगला है वो है वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए वैद्युत अपघटनी सेल में आप देखिए वही है, एनोड लेफ्ट हैंड साइड ही है, उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और कैथोड जो है वो राइट हैंड साइड है, उस पर अपचयन हो रहा है। पर एक ये नोट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण ही होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा। ये तो बिल्कुल सेम है, कोई भी कन्वर्जन नहीं, मतलब कोई भी इसमें क्या है, चेंज नहीं है। लेकिन आप देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी वैद्युत रासायनिक सेल का उल्टा हो जाता है। तो आप समझ गए। उसमें क्या पार्टीशन था, यहाँ पे पार्टीशन नहीं है, ओके। और उसमें क्या दो सॉल्यूशन थे, यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है क्योंकि पार्टीशन नहीं है, कोई भी लवण सेतु नहीं है। और वो सॉल्यूशन किसका भरा हुआ है, हमने गलित NaCl, ठीक है, उसका हमने सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो ये इसमें जो बेसिक है वो ये है कि एनोड जो है वो वैद्युत रासायनिक सेल में नेगेटिव चार्ज है, और एनोड जो है वो वैद्युत अपघटनी सेल में पॉजिटिव चार्ज है। बस ये एक इसका बेसिक है। और एनोड पर हमेशा कोई भी सेल हो दोनों में से ऑक्सीकरण ही होता है, और कैथोड पर हमेशा अपचयन ही होता है, ठीक है। अब हम जो हमारे पहले वाले सेल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, उनको देख लेते हैं। देखिए
इनका एक और नाम होता है, इनको डैनियल सेल या गैल्वेनी सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बेसिक देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं पहले भी, वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इनकी खोज लुइस गैल्वेनी और वोल्टा नामक वैज्ञानिकों ने की थी, इसलिए इनका नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल, इन्हें वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वैद्युत रासायनिक सेल में दो धात्विक चालक अपने वैद्युत अपघट्यों के विलयन में डूबे होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को जब हम चालक तार से जोड़ते हैं तब धारा प्रवाहित होती है। देखिए, दो धात्विक चालक हैं, आपको दिख रहा है, एक तो जिंक है, एक कॉपर है। जिंक जो है अपने सॉल्यूशन ZnSO4 में, कॉपर जो है अपने सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है। देखिए, मैंने ये वायर लगा हुआ है और जैसे ही मैंने इन्हें वायर से जोड़ दिया तो आपको ये इलेक्ट्रिसिटी का साइन दिख रहा है। ठीक है, धारा आपको प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉनों के वैद्युत अपघट्यों के मध्य लवण सेतु या सरंध्र दीवार लगी होती है। ये जो है, ये आपका क्या है, लवण सेतु है या सरंध्र दीवार लगी हुई होती है। आगे देखिए, गैल्वेनी सेल में जिंक धातु का एनोड बना हुआ होता है जो कि ZnSO4 के विलयन में, और कॉपर धातु का कैथोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। ठीक है, अब हम अर्ध सेल अभिक्रिया देख लेते हैं। एनोड पर आपको पता है ऑक्सीकरण होना है। ठीक है, और ऑक्सीकरण का मतलब हमने 11th में 10th में पढ़ा हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं। तो देखिए, जो एनोड जिंक का है, ठीक है, ऑक्सीकरण होना है, इसका मतलब क्या है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैथोड पर अर्धसेल अभिक्रिया क्या है, अपचयन। ठीक है, उसको हम देखते हैं। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना। जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकाले हैं जिंक रॉड ने, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके Cr+2 जो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, वो उन्हें गेन करके और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये Cr+2 कहाँ से आया, ये कॉपर सल्फेट है, उसमें कॉपर जो है वो +2 स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये Cr+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया देखें तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कीजिए। देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जिंक सॉलिड प्लस Cr+2, इसमें एक्वस लिखना आप। ठीक है, इसमें एक्वस आएगा, Cr+2 एक्वस गिवन Zn+2 आपका क्या है, एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, और Cr+2 जो एक्वस था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फाइनली आप देख रहे हो, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो तो घुलता जाएगा। ठीक है, Zn+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन बना रहा है, और Cr+2 जो कि सॉल्यूशन में है कॉपर सल्फेट के फॉर्म में, वो आपका कॉपर की जो रॉड है उस पर जमा होता जाएगा कॉपर के फॉर्म में। ठीक है, यानी जिंक का तो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर का हमारा अपचयन होता है। अगला है, अतः जिंक धातु का ऑक्सीकरण होकर वह Zn+2 के रूप में विलयन में घुलती जाएगी और पतली होती जाएगी, तथा विलयन से Cr+2 अपचयित होकर कॉपर बनाएंगे जो कि कॉपर धातु की कैथोड पर निक्षेपित होते जाएंगे और कॉपर की प्लेट मोटी होती जाएगी। फाइनली क्या होगा आपका, ये जो आपकी जिंक की रॉड है ना, ये तो पतली होती जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन होकर आपका Zn+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहा है ना जिंक, इसलिए। और जो हमारा कॉपर की छड़ है वो मोटी होती जाएगी। कैसे मोटी होगी, वो ऐसे मोटी होती जाएगी हमारी कि Cr+2 जो कि सॉल्यूशन में है कि वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और क्या है, इस पर निक्षेपित होते जाएंगे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु। देखिए, सॉल्ट ब्रिज किस में यूज़ करते हैं, पहली बात तो वैद्युत रासायनिक सेल्स में यूज़ करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सॉल्ट ब्रिज है, लवण सेतु है। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसका रोल क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, लवण सेतु यू आकार की कांच की नली होती है, मैंने दिखाया था, उसका शेप क्या था, यू शेप था। इसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट आदि एगार जेल में पेस्ट बनाकर भरे रहते हैं। देखिए, ये यू शेप्ड होता है, हमने देख लिया।
इसमें एक्चुअल में होता क्या है, एगार जेल, एगार क्या है, एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो उसकी जो स्टेट होती है वो कैसी जेल स्टेट में होता है। उसमें क्या है, हम प्रबल वैद्युत अपघट्य है लाइक पोटेशियम क्लोराइड और हमारे सोडियम सल्फेट जो है उसका पेस्ट बना लेते हैं और इस यू शेप्ड जो हमारी नली है उसमें हम भर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि इसमें यू शेप्ड एक नली होती है, उसमें क्या है, हम एगार जेल में हम जो प्रबल वैद्युत अपघट्य जो है उनको पेस्ट बनाकर भर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसके यूज़ क्या है। पहला उपयोग है इसका, ये वैद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं, यानी जो भी क्या है हमारे ये सेल है इसकी वैद्युत उदासीनता बनी रहे, इसका कार्य कौन करता है, हमारा लवण सेतु। नेक्स्ट है, ये सेल के परिपथ को पूर्ण करते हैं। और अगला इसका जो हमारा उपयोग है वो क्या है, ये सेल के परिपथ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो लवण सेतु क्या होता है, इसके दो यूज़ हैं। पहला तो है वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, नेक्स्ट है ये सेल के परिपथ को पूर्ण करता है। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, कि अगर हम लवण सेतु को अचानक हटा दें तो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, अगर हम लवण सेतु को अचानक हटा दें तो सेल जो है हमारा तुरंत बंद हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा और हमारा ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, 0 पे वो तुरंत ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लवण सेतु को हटा दें तो क्या होगा, लवण सेतु को हटाने पर क्या होता है, हमारा सेल जो है वो तुरंत बंद हो जाता है और ईएमएफ की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप इस टॉपिक को, नया टॉपिक है, आपको समझिए, ठीक है। समझने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप होमवर्क वाले ग्रुप पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, आपको ये जो डायग्राम है ना, मेन तो ये है, आपको ये दोनों अगर डायग्राम समझ में आ गए ना तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आपको ये जो डायग्राम है पहले तो समझने हैं, समझने के बाद क्या आपको लर्न करने हैं, बिल्कुल आपको ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ कर करके बार बार देखने हैं। इसमें कन्फ्यूज़न है, आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो गए ना तो आप कितना भी याद कर लेना, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप इसे क्या क्लियर करके और आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू।